हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आज की ये वीडियो हर वो परिवार के लिए है जिनके घर में फीवर के पेशेंट्स हो रहे हैं और वो परेशान हैं। आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। पहली, कि बरसात के समय हर साल कौन से टाइप के फीवर या कौन से टाइप के इन्फेक्शंस कॉमन हैं। दूसरी, कि हम लोग उनके सिम्टम्स को रीड करके कैसे खुद से पता कर सकें कि ये पर्टिकुलर टाइप का जो सिम्टम है ये इस बीमारी के वजह से ही होता है। और तीसरी, शुरुआती ख्याल इन बीमारियों में घर पे कैसे रखें। ये वीडियो खासकर इसलिए बनाई गई है क्योंकि हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास भागा दौड़ी करते हैं, जिसके वजह से काफ़ी सारे समय हम लोग घबराहट में या डर में काफ़ी टेस्टिंग्स करा लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं भी होती है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अपना गाइड बना के रख सकते हैं जो आपके हर साल हर समय आपके काम आएगी। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि बरसात के समय 4 टाइप के इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं जिनके वजह से हमें फीवर आता है। पहला, वायरल फीवर जिसको हम लोग सीजनल फ्लू कहते हैं। दूसरा, मलेरिया। तीसरा, डेंगू। और चौथा, टाइफाइड। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। सीजनल फ्लू या वायरल फीवर में आपको 7 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहली, कि आपने किसी से कांटेक्ट हुआ होगा या आप किसी से मिले होंगे अपने घर में या बाहर वर्किंग स्पेस में या जहां आप आते जाते हैं जिनको वायरल फीवर टाइप के सिम्टम्स थे। दूसरी, अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो आपके वजह से दूसरे लोगों को घर में, आस पड़ोस में या जिनके साथ आप कांटेक्ट में हैं उनको दिन 2 दिन के भीतर या 3-4 दिन के भीतर उनको भी सिम्टम्स चालू हो सकते हैं। इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं इस टाइप के सिम्टम से अफेक्टेड होंगे। तीसरी बात, फीवर की जो टाइप होती है, जैसे कि फीवर माइल्ड फीवर 99 से 100 डिग्री या उससे भी ज़्यादा आ सकता है। किसी को दिन में 1 से 2 बार आता है, किसी को 4 बार 3 बार आ सकता है। दवा लेने से उतर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन का बॉडी का इम्यूनिटी या रिस्पॉन्स कैसा है, उसके आधार पे फीवर ज़्यादा या कम होता है। चौथी बात, वायरल फीवर में या सीजनल फ्लू में बुखार के साथ बदन, हाथ दर्द और सर दर्द काफ़ी कॉमन है। पांचवी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वायरल या सीजनल फ्लू में हमने देखा है कि अधिकतर पेशेंट को सर्दी जुकाम या गले में खराश, गले में दर्द अचानक से शुरू हो जाता है और बढ़ते जाता है। ये जो सर्दी जुकाम, नाक बहना, छींके आना, गले में खराश होना, ये बहुत कॉमन है वायरल या सीजनल फ्लू में और यही सिम्टम होता है जो अधिकतर बाकी बीमारियों से, डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड से डिफरेंशिएशन फैक्टर बनता है। छठवीं बात, कि आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि आपको रिसेंटली 2-4 दिन, 5 दिन के भीतर किसी मच्छर ने काटा है या घर के आसपास मच्छर या वर्किंग स्पेस में मच्छर बहुत ज़्यादा नहीं है और काटे नहीं हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन टाइप की कोई प्रॉब्लम, सिम्टम्स नहीं है तो हो सकता है कि आपको वायरल फीवर या फिर सीजनल फ्लू ही हो रहा है। सातवीं चीज, कि वायरल फीवर में बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई और बहुत ही पुरानी सीवियर बीमारी नहीं है तो आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना है कि वायरल फीवर का जनरली एक ट्रेंड होता है। पहले सिम्टम्स धीरे धीरे चालू होते हैं, फिर बहुत पीक होते हैं, फिर फॉल होता है। यूजुअली मैक्सिमम पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है या अच्छी है उनमें 4 से 5 दिन या 6 दिन का ये पूरा सिचुएशन होता है जिसमें कि आपको 4-5 दिन तक बहुत अपना घर में ख्याल, आराम, रेस्ट करना है, मिनिमम एक्सर्शन करना है, क्योंकि वायरल फीवर में हमने देखा है कि जितना ज़्यादा आप आराम करेंगे उतना जल्दी आप सही होते हैं। दूसरी बात, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है वायरल फीवर में, तो ये गलती मत करिए जब तक कि खांसी करने से कफ पीला नहीं हो जाता है। कफ पीला होने का मतलब है कि अब वायरल फीवर हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया है, तब एंटीबायोटिक का रोल है, वरना उसके बिना आप कफ के लिए आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो ही अच्छा है, या फिर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इन्फेक्शन के बारे में हम जानकारी लेंगे, वो है मलेरिया। और मलेरिया के बारे में ये 7 चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है। पहली बात, मलेरिया का फीवर जो होता है उसका कैरेक्टर इतना डिफरेंट होता है बाकी इन्फेक्शन से कि वो अगर आप समझ लें तो आप घर में बहुत इजीली मलेरिया को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरी बात, मलेरिया का फीवर या तो आपको 24 घंटे में एक बार आएगा या 48 घंटे में एक बार आएगा या 72 आवर्स में एक बार आएगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए आज किसी को शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास फीवर आया है और 3-4 घंटे तक वो सिम्टम्स रहे हैं तो हो सकता है कि एग्जैक्टली 24 घंटे बाद या एग्जैक्टली 48 घंटे बाद या एग्जैक्टली 72 घंटे बाद वो सिम्टम वापस आएगा। फीवर 1 दिन छोड़ के आएगा या 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ कर आएगा, ये डिपेंड करेगा किस टाइप के मलेरिया के स्पीशीज ने आपको इन्फेक्ट किया है। तीसरी बात, मलेरिया का जो फीवर होता है वो 3 फेजेस में होता है। उस 3 फेजेस का नाम होता है, पहला होता है कोल्ड फेज, मतलब जिस समय आपको सिम्टम्स आना शुरू करेंगे तब सबसे पहले 20 से लेकर 60 मिनट तक अचानक से बहुत तेज शरीर कांपेगा,
बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, यहाँ तक कि दांत भी कड़कड़ाएंगे और हाथ पैर कांपने लगेगा। 2 से 3 कंबल 4 कंबल भी ओढ़ लेंगे तो भी वो ठंडी आपकी नहीं रुकेगी। जब ये कोल्ड फेस का समय निकल जाता है तब हॉट फेस का समय आता है, मतलब कि अब फीवर चढ़ना शुरू होगा। अब जो फीवर चढ़ेगा हो सकता है हाई ग्रेड फीवर होगा, 102, 103, 104, 105 तक भी जा सकता है या उससे भी ज़्यादा। ये जो फीवर होता है ये पूरे शरीर को ड्राई कर देता है, पूरा शरीर सूख जाएगा और पूरा शरीर एकदम गर्म तपने लगेगा। ये जो सेकेंड फेज है हॉट फेज, ये हो सकता है 2 से लेकर 5-6 घंटे तक आपके शरीर में ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करे। और सेकेंड फेज जो कि हॉट फेज है, उसके बाद आता है थर्ड फेज, जिसमें अपने आप चाहे आप बुखार की दवा ले या ना ले आपका पसीना निकल जाएगा और पूरा बुखार आपका गायब हो जाएगा। और ये 3 फेजेस तब तक नहीं आएंगे जब तक कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे नहीं पार हो चुके हैं। तो अगर आपको इस टाइप के सिम्टम्स है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी चांसेस है कि आपको मलेरिया है, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। चौथी बात, जिस समय बुखार बहुत तेज चढ़ता है उस समय सर में दर्द होना और उल्टी होना काफी कॉमन है, या उल्टी ऐसा भाव होना। पांचवी चीज, आपको मच्छर काटने की हिस्ट्री याद होगी, या तो आपके घर में या आस पड़ोस में या फिर जहाँ पर भी आपका आना जाना है, काम करने की जगह है, वहाँ बहुत सारे मच्छर होंगे, या फिर वहाँ पर और भी पेशेंट्स आपको सुनने में आएगा जिनको मलेरिया हुआ है, तो ये आपके लिए हाईली सस्पिशियस होना चाहिए कि हो सकता है आपको मलेरिया ही हुआ हो। छठवीं चीज, सर्दी जुकाम या फिर गले में खराश या खांसी होना, ये कॉमन सिम्टम नहीं है मलेरिया का। अगर ये नहीं है या पैखाना पेशाब में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उम्मीद यही करिए कि आपको हो सकता है मलेरिया ही हुआ हो। और सातवीं बात, मलेरिया के लिए यूजुअली हम 2 टाइप के टेस्ट करते हैं। खासकर मलेरिया का ब्लड तब दिया जाता है जिस समय आपको सिम्टम हो रहे हो, उससे रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है MPDA जिसका मतलब है मलेरिया पैरासाइट डुअल एंटीजन, और दूसरा होता है थिक एंड थिन स्मीयर। ये जांच से हम लोग मलेरिया डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरा इन्फेक्शन आजकल बहुत फैला हुआ है जिसका नाम है डेंगू, और डेंगू फीवर में हमको ये 7 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, फीवर का पैटर्न। फीवर हाई ग्रेड फीवर से अचानक से शुरू होता है, 101, 102, 104 तक फीवर हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। दूसरी बात, 24 घंटे में फीवर 3 से 4 बार या उससे भी ज़्यादा बार चढ़ता है या उतरता ही नहीं है, बुखार की दवा लेने के बाद भी नहीं उतरता है, तो आप डेंगू के बारे में सोचिए। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सीवियर वीकनेस अचानक से आ जाएगा, जैसे लगेगा कि आप शरीर से कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको लगेगा कि आप उठकर टॉयलेट तक जाना आना भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। उसके अलावा सीवियर हेडेक, सीवियर बॉडी एक, सीवियर मसल पेन, जॉइंट पेन, मतलब जोड़ों में, शरीर में, कमर में, हर जगह बहुत दर्द होगा। सीवियर हेडेक और आंखों में दर्द, ये बहुत ही क्लासिकल है डेंगू का। अगर आप अपनी आंखें बंद करके अपनी आंखों की पुतली को यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट करें तो भी आपको लगेगा कि आंखों में कितना भारीपन या दर्द है। चौथी बात, पूरे बॉडी में लाल रैशेस हो जाना। कहीं पर भी अगर आप शरीर में कहीं भी अंगूठे से टीपेंगे अपने शरीर को तो एकदम लाल रंग का रैश जैसा नजर आएगा कि हाँ, शरीर में कहीं लाल रैश हुआ है। पांचवी बात, डेंगू में लीवर में स्वेलिंग होना काफ़ी कॉमन देखा जा रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रेन की वजह से। तो उसमें लीवर में स्वेलिंग होने से अचानक से उबाक आना, वॉमिटिंग होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक डेंगू का शुरुआती साइन हो सकता है। छठवीं बात, आपको मच्छर काटने की हिस्ट्री मिलेगी, चाहे वो आपके घर में, आस पड़ोस में या कहीं आपके वर्क स्पेस में। और दूसरी बात, सर्दी जुकाम होना, खांसी खराश बहुत ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें डेंगू का सिम्टम नहीं है, ये नहीं होंगे। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम भी डेंगू में उतना कॉमन नहीं है। तो हम लोगों को ऊपर जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वैसा है, और अगर ये सब सिम्टम्स है नहीं है तो आपको डेंगू के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सातवां पॉइंट, डेंगू में हम लोग कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट, CRP करा सकते हैं, डेंगू NS1 एंटीजन बोल के एक डेंगू का जांच होता है, डेंगू IgG, डेंगू IgM, ये जांच होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराया जाता है। टेस्ट कौन से कराने हैं ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं। और आज का फोर्थ और लास्ट इन्फेक्शन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है टाइफॉइड। इसके बारे में 7 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, टाइफॉइड के फीवर के पैटर्न को आप समझ के खुद से डायग्नोस कर सकते हैं कि ये टाइफॉइड है। टाइफॉइड के फीवर को हम लोग बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न, मतलब सीढ़ियों की तरह उसका पैटर्न है। मतलब अगर आज पहले दिन अगर आपको फीवर चालू हुआ है, हो सकता है वो फीवर बहुत कम हो, 9900 हो, और वो 9900 आज है, तो हो सकता है कल वापस वो 9900 के आसपास नहीं आएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, चाहे वो 0.5 ज़्यादा आए या 0.7 ज़्यादा आए या 1 डिग्री आए ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा ही आएगा। अब तीसरे दिन उससे ज़्यादा आएगा, दूसरे दिन से ज़्यादा, चौथे दिन तीसरे दिन से ज़्यादा आएगा, और जो ये ऊपर बढ़ता रहता है तो वापस नीचे की तरफ नहीं आता है। ये टाइफॉइड के फीवर का क्लासिकल पैटर्न है जिसको हम लोग स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं। और अगर ये पैटर्न किसी में है तो हमको एकदम टाइफॉइड के बारे में सोचना चाहिए। यूजुअली टाइफॉइड का बुखार दिन भर में 2 बार चढ़ता उतरता है, और बुखार के समय हमें ठंडी लग सकती है, चाहे वो सुबह हो या शाम हो। ठंडी लगकर बुखार आना भी एक टाइफॉइड का सिम्टम हो सकता है जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। फीवर कितने बार चढ़ेगा उतरेगा ये डिपेंड करता है कि हमारा इम्यूनिटी स्टेटस कैसा है। तीसरा पॉइंट,
कि टाइफाइड में भी लीवर में सूजन देखी जाती है कि हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की खाने की इच्छा काफ़ी कम हो जाएगी, उनको उल्टी ऐसा भाव आएगा, डिपेंडिंग कि उनका लीवर में सूजन आया है कि नहीं। इसके अलावा उनको पेट में कहीं ना कहीं दर्द होता है, खासकर निचले हिस्से में, नाभि के दाहिने तरफ या नाभि के नीचे या नाभि के आसपास में उनको अगर छू कर देखा जाए तो उधर पेन होता है। ये भी एक टाइफाइड का साइन या सिम्टम हो सकता है। चौथी चीज़, क्लासिकली पेशेंट ये बात बोलेगा, और ये टाइफाइड के लिए हमारे लिए डायग्नोस्टिक हो सकती है, कि पेशेंट को पिछले कुछ समय से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब पैखाना साफ नहीं हो रहा है, उनको पैखाना करने में बहुत दिक्कत हो रही है, खाना तो ठीक से कुछ खा ही रहे हैं रेगुलर, लेकिन उनको पैखाना क्लियर नहीं हो रहा है। ये भी एक टाइफाइड का साइन या सिम्टम हो सकता है। पांचवी चीज़, क्योंकि टाइफाइड जनरली अनहाइजीनिक खाने और पीने से होती है, तो जनरली अगर कोई क्राउडेड एरिया में आपने कुछ खाना खाया है या फिर कोई पार्टी में आप गए थे और खाए थे जहाँ का हाइजीन बहुत अच्छा नहीं था, आपके जानकारी में नहीं था, तो उसको खाने के बाद ही कुछ समय बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको इस टाइप के सिम्टम्स हो रहे हैं, तब आपको टाइफाइड के बारे में सोचना होगा। और डेफिनेटली आपको इसमें सर्दी जुकाम टाइप के सिम्टम्स टाइफाइड में कॉमन नहीं है, तो ये सब सिम्टम्स के एब्सेंस और बाकी जो सिम्टम्स मैंने बोले हैं वो अगर हैं तो आपको टाइफाइड के बारे में सोचना चाहिए। छठवीं चीज़, जिनको एक बार टाइफाइड होता है लाइफ में, उनको बार बार टाइफाइड होने का रिस्क होता है, क्योंकि टाइफाइड की एंटीबायोटिक्स काफ़ी दिन तक दी जानी पड़ती है किसी किसी पेशेंट्स में या काफ़ी पेशेंट्स में, इसलिए काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा है कि उन्होंने कुछ समय एंटीबायोटिक ली, वो सही हो गए, उन्होंने छोड़ दी, पूरा कोर्स खत्म नहीं किया और फिर वापस उन लोगों टाइफाइड लाइक सिम्टम्स के साथ आए। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत ध्यान देनी होती है। सातवीं पॉइंट, टाइफाइड के लिए जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं यूजुअली वो सीबीसी कराते हैं, दैट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट, सीआरपी कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट बोल के एक टेस्ट होता है, वो हम कराते हैं। टाइफी.IgM, टाइफी.IgG, ये टेस्ट करा के हम लोग टाइफाइड का स्टेटस जान सकते हैं, लेकिन टेस्ट कराने से पहले आप अपने डॉक्टर से हमेशा डिस्कस करिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे। देखिए, आपको ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो इसलिए दी गई है क्योंकि हमने आजकल लर्न किया है कि पेशेंट्स पैनिक होकर या फिर कहीं मिसगाइड होकर बहुत सारे टेस्ट, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सब टेस्ट एक साथ करा लेते हैं। तो अगर आप ये पैटर्न को समझ जाएंगे तो हो सकता है कि आप वही टेस्ट डिस्कस करके अपने डॉक्टर से कराएं जो टेस्ट एकदम अनिवार्य है, जिससे आपकी डायग्नोसिस भी हो जाएगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। इसलिए ये वीडियो अपने गाइड की तरह हमेशा अपने पास रखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आज का जो थर्ड सेक्शन है कि हम लोग शुरुआती ख्याल घर में कैसे रखें, तो देखिए मैं आपको एक जनरल कॉन्सेंसस बताऊंगा कि घर में जब किसी पेशेंट को बुखार होता है तो हमको कैसे ख्याल रखना है। पहली चीज़, जितना हो सके आप पेशेंट को रेस्ट दीजिए। आराम करने से कोई भी बीमारी हो, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, वायरल फीवर हो, सब में बेनिफिट होगा, पेशेंट की रिकवरी थोड़ी जल्दी होगी। दूसरी चीज़, जितना लाइट खाना देंगे, मतलब खिचड़ी, दलिया, एकदम दाल का पानी या कुछ बेसिक फ्रूट्स, अगर उनको किसी चीज़ की एलर्जी नहीं है, और यही चीज़ इनको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तीसरी चीज़, अगर पेशेंट को किसी डॉक्टर ने पानी पीने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं किए हैं तो आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे फीवर के समय उतना आपके लिए अच्छा है, वो आपको हेल्प ही करेगा। चौथी चीज़, अगर फीवर हो रहा है तो सबसे पहले दवा की तरफ मत जाइए, पहले आप फीवर के ट्रेंड को समझिए, उसका आप नोट करके लिखिए, दिन भर में 3 बार, 4 बार, 5 बार टेम्परेचर मापिए। वो ट्रेंड से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और आपके डॉक्टर भी काफ़ी कुछ चीज़ें उससे जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे ही बुखार आता है तो सबसे पहले आप ठंडे पानी की पट्टी करिए। ये हमारे प्राचीन समय से ये चल रहा है और ये आज के समय अभी भी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो शुरुआत में आप पैनिक नहीं होइए, ठंडे पानी की पट्टी आप करिए, माथे में पट्टी रखिए। अगर माथे में पट्टी रखने से बुखार उतर जाता है तब तो ठीक है, वरना आप पूरे बॉडी को कोल्ड वाटर से स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि ठंडे पानी से बच्चे को और जुकाम या और बीमारी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुखार उतरने से उसको बहुत रिलीफ मिलेगा, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो, सबके लिए ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर ठंडे पानी की पट्टी करने से या स्पॉन्जिंग करने से भी उनका बुखार नहीं उतर रहा है तो पैरासीटामॉल नाम की बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, OTC प्रोडक्ट है, हर जगह मिलती है, आपको उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। पैरासीटामॉल बहुत सारे अलग अलग नामों से मिलती है, डोलो या फिर कैलपॉल या फिर पैरासेफ, पैरासिप। तो पैरासीटामॉल जो होती है ये 4 चीज़ों में काम करती है, ये आप हर आदमी को पता होना चाहिए। बुखार में भी काम करती है, बदन हाथ दर्द में भी काम करती है, सर दर्द में भी और जोड़ों के दर्द में भी, जो कि अधिकतर फीवर के साथ जुड़े हुए रहते हैं सब चीज़ें। पैरासीटामॉल को 24 घंटे में 4 बार लिया जा सकता है, 4 से 6 घंटे के गैप में। ज़रूरत के हिसाब से लिया जाता है पैरासीटामॉल। अगर आपको बदन हाथ दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन या कुछ भी है तब लीजिएगा, नहीं है तो मत लीजिए। पैरासीटामॉल को आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उससे हाइपर एसिडिटी का कोई इशू नहीं होता है। पैरासीटामॉल लेने का जो तरीका होता है, डोज, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पैरासीटामॉल का मिनिमम पॉसिबल जो डोज होता है वो 1 किलो वजन के लिए 15 मिलीग्राम हम देना चाहते हैं। मतलब अगर कोई 60 से 65 किलो का कोई पर्सन है तो सिंगल डोज में 60 से 65 किलो के हिसाब से हम लोग 900 से 1000 मिलीग्राम देना चाहेंगे। यानी कि अगर कोई पर्सन 60-65 kg का है, उसको बुखार है, बदन हाथ दर्द है, जोड़ों में दर्द है या सर दर्द है,
तो हम लोग उनको 1000 मिलीग्राम का पैरासीटामोल हर 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। खाली पेट भी दे सकते हैं या खाने के बाद भी दे सकते हैं। अगर उनकी ज़रूरत है तभी देंगे, अगर उनको सिम्टम सबसाइड हो गया है और नहीं है तो जितने देर बाद अगर सिम्टम आता है तभी देंगे। और जैसे कि मैं आप सभी को कहता हूँ कि हम सबको मिलकर साथ चलना है ताकि हम लोग मिलकर सबका बेनिफिट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि पूरे इंडिया में मलेरिया डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। खासकर आप डेंगू में ख्याल रखिए, डेंगू का एक ऐसा वेरिएंट आजकल फैल रहा है जिसके वजह से बहुत जल्दी पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। तो जितना जल्दी अगर आप सतर्क होंगे और डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी हमारे पेशेंट को राइट ट्रीटमेंट मिलकर वो सही हो जाएंगे। तो ये मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, इसको अपना एक पॉकेट गाइड बना लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और ये वीडियो आपके हमेशा काम आएगी। इसको आप गाइड की तरह अपने पास रखिए, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो से आप ये समझ जाएंगे कि आपको एक्चुअली वरी करना है, नहीं करना है, पैनिक होना है, नहीं होना है। और उसके अलावा एक बेसिक लाइफ अप्रोच है। आपको ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सभी को होना चाहिए कि भाई हमारे घर में कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या कोई बड़ा बीमार पड़ रहा है तो पहला अप्रोच क्या रहे। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तुरंत पहले दिन ही डॉक्टर के पास भागना कभी कभी नहीं भी हो सकता है। इस बिजी लाइफ के बीच में डॉक्टर के पास जाना इज़ डेफिनेटली वेरी गुड, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग शुरुआत में ऑब्जर्व करके, कुछ बेसिक नॉलेज रख के हम लोग अपने घर वालों को अर्ली एंड बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो काफ़ी अच्छी है तो आप सबको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, व्हाट्सएप स्टेटस पे या अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे आप इसको शेयर करिए। थैंक यू।